हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लुप ऑफ द वर्ल्ड। हम एक चीज़ देखते हैं दैट कि जो यूरोप है या एक ब्रॉडर सेंस में जो वेस्ट है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है, एक तरीके से लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट करता है, इक्वलिटी की बात करता है कि एवरी मैन एंड वुमेन आर इक्वल। इन सारी चीज़ों को आज हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो यूरोपियन ममालिक बहुत से इंडेक्स निकालते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, जेंडर पेरिटी या जेंडर डिस्पेरिटी पे। ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए फंडिंग वगैरह भी करते हैं। लेकिन यही बात अगर मैं कहूँ कि 8 से 1000 साल पहले अगर चले जाएं तो इनकी उलट थी। यूरोप का वो एरा जिसे फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने डार्क एजेस का नाम दिया, डार्क एजेस, जिसे 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक महदूद किया गया है कि ये एरा यूरोप के लिए डार्क एज थी। डार्क एज से मुराद क्या है? मतलब आजकल जो आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, न्यू न्यू लिटरेचर नज़र आ रहा है, न्यू न्यू आइडियोलॉजीज़ जो नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें उस एरा में नहीं मिल रही थी यूरोप को। आज से 1000 साल पहले, फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी, न्यू इन्वेंशन नज़र नहीं आ रही थी, न्यू लिटरेचर नहीं मिल रहा था। इन सारी चीज़ों को एक तरीके से फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने कहा कि एक डार्क एज है। वहाँ पे चर्च की अथॉरिटी थी, चर्च के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो बोलेगा उसको एक तरीके से मतलब क्रूसीफाई कर दिया जाता था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है वही अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेगा दैट कि हु इज गोइंग टू बी द किंग। उसकी प्रोटेक्शन या उसके शेल्टर के बगैर कोई किंग भी नहीं बन सकता, कोई एम्परर नहीं बन सकता। अगर पोप चाहेगा तो ये चीज़ होगी, पोप नहीं चाहेगा तो ये चीज़ नहीं होगी। चर्चेज हो गए या जो प्रीस्ट हो गए, वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड अपने आप को सामने रखते थे, दैट कि हम इंडिविजुअल और गॉड के दरमियान एक हम इंट्रैक्शन करवाते हैं। इस तरीके की अथॉरिटी थी, फुल पावर था चर्च के पास, और जो भी चीज़ बाइबल के खिलाफ आती थी उस बंदे को क्रूसीफाई कर दिया जाता था। लेकिन इसी इसी चीज़ को फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने डार्क एज कहा कि मतलब कुछ नई चीज़ मिल नहीं रही। तो इस इस चीज़ के बाद एक ऐसी चीज़ आई, मतलब ये था डार्क एज जो मिडाइवल पीरियड था यूरोप का, और जो अब है मॉडर्न पीरियड जो 17th-18th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ। उन दोनों के दरमियान का एक जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस पीरियड को कहते हैं रेनेसांस, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। रेनेसांस जिसकी लिटरल मीनिंग है रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ आइडियाज़। रेनेसांस जिसकी मतलब लिटरल मीनिंग ही है कि रीबर्थ, रिवाइवल। रीबर्थ किस चीज़ का? आइडियाज़ का। रिवाइवल किस चीज़ का? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का, जो 5th से 14th सेंचुरी के दरमियान गायब हो गई थी। जो भी वो चीज़ प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था उसे क्रूसीफाई कर दिया जा रहा था रोमन चर्च की जानिब से। उन आइडियाज़ का, उन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का रिवाइवल, रीबर्थ, उसे ही रेनेसांस कहा जाता है। अब रेनेसांस अगर देखा जाए डेट की रीबर्थ से मुराद किन आइडियाज़ की रीबर्थ की हमें बात हो रही है? उन आइडियाज़ की जो ग्रीको रोमन कल्चर था, ग्रीको रोमन एक इंक्वायरी थी, उन ग्रीको रोमन कल्चर, ग्रीको रोमन इंक्वायरी की रीबर्थ को, रिवाइवल को रेनेसांस कहा गया। उन मतलब कि चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना रेनेसांस कहा गया उसे, कि आपने एक अथॉरिटी, एक डिवाइन राइट को एक क्वेश्चन किया, आपने सवाल किया दैट कि क्यों मुझे ज़रूरत है एक प्रीस्ट की कि वो मुझे मेरे खुदा से मिलाए? क्यों मुझे एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि वो आके मुझे मेरे खुदा से मिला सकता है? मुझे मैं डायरेक्ट अपने खुदा से बात क्यों नहीं कर सकता? इस तरीके से क्वेश्चन किया गया रोमन कैथोलिक चर्च को, दैट कि पोप की अथॉरिटी क्यों है, पोप की बात को क्यों माना जाए? किंग है, किंग का बेटा ही किंग क्यों बनेगा? इस चीज़ को भी सवाल किया गया। क्यों डिवाइन राइट है किंग को कि वो हम पे हुकूमत करे, और उसका बेटा ही वो आगे जाके किंग बने, फिर उसकी जनरेशन टू जनरेशन ये एक तरीके से हेरियार्की चलती है। इस चीज़ पे सवाल किए गए। रेनेसांस इसी चीज़ को कहा गया। अब
जिस तरीके से मैंने कहा था कि डार्क एजेस में चर्च की ज़्यादा पावर थी, एक तरीके से उसकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, लेकिन रेनेसांस आते ही एक तरीके से सवाल उठना शुरू हो गए। पहले अगर जब स्टार्ट हुई थी ये एक तरीके से जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी ज़्यादा एक तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी, वो थी 1517 में, जब जर्मनी के जो मार्टिन ल्यूथर किंग थे, उन्होंने अपने थीसिस के ज़रिए रोमन कैथोलिक चर्च की एक तरीके से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किए। और वहीं से एक और जो सेक्ट है इस क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिसिज्म के अलावा प्रोटेस्टेंटिज्म, वहाँ से निकला, ऑफशूट निकली क्रिश्चियनिटी को, जो ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना चाहता था, जो एक रोमन कैथोलिक चर्च की रोम में उसकी अथॉरिटी को मानने की जगह वो अपने चर्चेज इस्टेब्लिश कर रहे थे कि हम अलग से चर्च अपना बनाएंगे, हम रोमन कैथोलिक चर्च की बात नहीं मानेंगे, हम जर्मन लैंग्वेज में बाइबल को रीड करेंगे। इस तरीके से ये देखते हुए 1618 से 1648 के दरमियान एक वार भी हुई, 30 ईयर्स वार, जिसके नतीजे में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई। बाद में एक नेशन स्टेट सिस्टम भी इमरजेंस हुई, एक तरीके से सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। ये सारे रेनेसांस के आइडियाज थे। रेनेसांस की वजह से जो पहले एक तरीके से कहते थे कि आखिरत के बारे में सोचा जाए, रेनेसांस की वजह से आया दैट कि ह्यूमन शुड बी द सेंटर ऑफ इंक्वायरी, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया गया। एक तरीके से रिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गए। इस एक तरीके से कहा गया दैट कि ह्यूमन शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल इंक्वायरी, ह्यूमन की अचीवमेंट, इंसान की अचीवमेंट को ग्लोरीफाई किया गया। उसे एक तरीके से कहा गया दैट कि ह्यूमन के अकम्पलिशमेंट्स उसे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद ही हमने बहुत सी चीज़ों को देखा कि बहुत से आइडियाज़ हमें मिलना शुरू हुए, आफ्टर कि एक्सेप्ट करना कि जो ह्यूमन है वो सेंटर है, कि वो ये महवर है इस दुनिया का, कि वो उसको इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को प्रेज किया जाए, अदर देन कि वो अगर अपोजिट बात करे तो उसे क्रूसिफाई कर दिया जाए। नहीं, क्रूसिफिकेशन की जगह पे ग्लोरीफाई किया गया ह्यूमन को। वो स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म वहाँ से प्रमोट हुई। जैसे हमने स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म की बात की, जिसमें ये कहा गया दैट कि रादर देन हम एक तरीके से चर्च को, पोप को सेंटर ऑफ अथॉरिटी माने, हम अब ये सोचें कि इस ज़िंदगी के बाद क्या होना है, इसके बारे में सोचें, ताकि जो ह्यूमन है वो क्या कर सकता है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए दैट कि उसकी ग्लोरिफिकेशन किस तरह की जाए, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो जो क्रिएशन इन्वेंशंस कर रहा है, जो वो इन्वेंशंस कर रहा है, रादर इन आर्ट, एजुकेशन, साइंस, इन चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। तो ये थी एक स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म। इसमें ये देखा गया दैट कि 1450 में प्रिंटिंग प्रेस की भी इजाद हुई, जिसमें जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, और उसका तो जो पहला बुक था जो उसने पब्लिश किया वो था बाइबल। अब प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो ज़्यादा तेज़ी से स्पीड होना शुरू हो गए। एक लेमैन, एक आम आदमी भी अब वो बाइबल आसानी से पढ़ सकता था। तो उसे रादर देन कि पोप या प्रीस्ट या फादर या पादरी के पास जाने के बजाय वो खुद इंक्वायर करेगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या कहा है, वो खुद स्टडी करेगा इस कि मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। इन सारी चीज़ों में को देखा गया दैट कि जो पहले ह्यूमनिस्ट ऑथर थे, जो इंसान की कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करना चाहते थे, उनके आइडियाज़ प्रिंटिंग प्रेस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होना शुरू हुए, और इसमें हमने बहुत सी जगहों पे इसने इम्पैक्ट डाला, आर्ट पे डाला, एजुकेशन पे डाला, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी देखने को मिली, और हमें यहाँ पे एक अर्ली मॉडर्न साइंस भी इस्टेब्लिश होती हुई देखी गई, जो अब यहाँ से स्टार्ट हुई थी रेनेसांस की वजह से। अर्ली मॉडर्न साइंसेस जो एक तरीके से ऑफशूट थी ह्यूमनिज्म की, जब आम लोगों ने कहा कि जो ह्यूमन है ही शुड बी द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जब उन्होंने कहा कि दैट कि इंसान की अकम्पलिशमेंट को जब अकम्पलिशमेंट दे या कुछ अलग बात करे जो हमें पसंद ना हो, उससे क्रूसीफाई करने के बजाय उसे सपोर्ट करना शुरू किया, तो वहाँ से हमें वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला साइंस के मैदान में भी, जहाँ से हमारी फिर स्टार्ट हुई थी अर्ली मॉडर्न साइंसेस, जिसमें रादर देन कि वो आँख बंद करके जो चर्च क्या कहता है, पोप क्या कहता है कि ये बारिश कैसे होती है, या ज़मीन अर्थ फ्लैट है, जो तो उस वक्त फ्लैट अर्थ थ्योरी ज़्यादा मशहूर भी थी,
अर्थ फ्लैट है या बारिश कैसे होती है या अर्थक्वेक आ रहा है तो वो मतलब एक तरीके से जो अज़ाब आ रहा है खुदा का, एक तरीके से जस्टिफिकेशन दी जा रही थी, मिस्टिसिज्म, सुपरस्टिशंस, ये सारी चीज़ें रेनेसांस की वजह से इन चीज़ों जब रेनेसांस आई इंसान ने अपने आप पे तवज्जो देना स्टार्ट की और साइंस के मैदान में इन्वेंशंस होना स्टार्ट हुई, तो रादर देन blindly believing in the speculation, superstitions, mysticism, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की, लॉजिक लगाना स्टार्ट किया, उन्होंने डिडक्शन स्टार्ट की, मतलब रीजनिंग देना स्टार्ट की और उन पे एक्सपेरिमेंट जो अपने हाइपोथेसिस दे रहे थे उससे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। वहाँ से हमें देखने को मिला एक अर्ली मॉडर्न साइंसेस जिसमें न्यू न्यू हमें इजादात भी देखने को मिली। हमें जो फ्रांसिस बेकन ने उन्होंने कहा था डेट कि जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से ही हासिल की जा सकती है। हम ऑब्जर्व करेंगे दुनिया को तभी हमें पता चलेगा डेट कि हम ये दुनिया चलती कैसे है, ये कुदरत का निज़ाम है वो कैसे चलता है। अर्ली मॉडर्न साइंसेस में जब ये रेनेसांस का एक तरीके से ब्रेन चाइल्ड थी कि रेनेसांस आई, उसके बाद ही लोगों ने इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करना स्टार्ट किया। इसी रेनेसांस की वजह से हमें एज ऑफ एनलाइटमेंट देखने को मिली। एक एज ऑफ एनलाइटमेंट मीन एरा ऑफ रीजनिंग, जिसमें हर चीज़ के पीछे रीज़न तलाश करने की कोशिश की गई। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से अर्ली मॉडर्न साइंसेस हुई जिसमें हमने न्यू न्यू इन्वेंशंस देखी, क्योंकि एज ऑफ एनलाइटमेंट में हर चीज़ के पीछे रीज़न तलाश किया जा रहा था। हमने ये देखा था कि कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जिसमें ये उसने इस कोर बिलीफ को जो पहले माना जाता था दैट कि अर्थ सेंटर पे है, सूरज हो गए और या दूसरे प्लैनेट्स हो गए वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ना कि सूरज उस अर्थ के इर्द गिर्द। उसने ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। हमने ये भी देखा था कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए, अपने 3 लॉज दिए जिसने फिजिक्स की दुनिया का एक तरीके से रुख ही बदल दिया। हमने ये देखा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। हमने ये देखा था कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया और इसी इन्वेंशंस डिस्कवरीज की वजह से जो जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपासेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए। एक शिप्स बनना स्टार्ट हुई, शिप्स की मदद से वेजेस होना स्टार्ट हुए। एक्सप्लोरेशन का एक न्यू एरा हमने देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मार्को पोलो, वास्को डी गामा ने जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की। ये सारी की सारी इसलिए हो पाए कि साइंटिफिक इनोवेशन की वजह से न्यू इन्वेंशंस हमने देखी, तरक्की देखी, जो एज ऑफ एनलाइटमेंट और की वजह से आई। और एज ऑफ एनलाइटमेंट जो आई वो रेनेसांस की वजह से आई कि हर चीज़ के पीछे रीज़न तलाश किया जा रहा था। इसका इम्पैक्ट हमने देखा साइंस पे, इसका हमने इम्पैक्ट देखा जियोग्राफिकल डिस्कवरीज पे, हमने इसका इम्पैक्ट आर्ट में भी देखा, जिसमें लियोनार्डो डा विंची जिन्होंने जो पिक थी मोनालिसा वो आज भी एक तरीके से शाहकार है। हमने जो वर्साइल्स का जो पैलेस है उसमें किस तरह खूबसूरती के साथ उसे बनाया गया है, ये सारी चीज़ें रेनेसांस की वजह से हुई। जब लोगों ने वो जो एक सुपरस्टिशियस चीज़ें थी उसे पीछे कर दिया और एक क्रिएटिव माइंडसेट बने, लॉजिक लगाना स्टार्ट किया चीज़ों के पीछे, तो इसी वजह से ये चीज़ें आगे हो सकी। हमने ये भी देखा पहले कि किस तरीके से जो रिलीजियस अथॉरिटी उसे चैलेंज किया गया इस रेनेसांस की वजह से, जिसकी वजह से एज ऑफ एनलाइटमेंट आई, जो एक रीज़न की रहा थी, हर चीज़ के पीछे रीज़न तलाश किया जा रहा था। पॉप की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया कि पॉप एक कैसे हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, कैसे खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है पॉप, इस चीज़ को रीज़न किया गया। वहाँ से एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट निकली। हमने देखा कि 30 ईयर्स वार हुई जिससे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई। हमने ये भी देखा कि क्रिश्चियनिटी की दूसरी शाखें भी निकली इसी रीज़न की वजह से, जैसे कैल्विनिज्म हो गई, एवेंजुअलिज्म हो गई, लूथरनिज्म हो गई, ये सारी शाखें, प्रोटेस्टेंटिज्म में हमने बात की, ये इसी वजह से हुई कि उन्होंने रीज़न लगाया। हमने जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की बात की, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से और वेल्थ आया, जो वेस्टर्न यूरोप था उसके पीछे और वेल्थ आया तो उन्होंने अपनी आर्मीज बिल्ड करना शुरू की। उन्होंने अपनी आर्मीज बिल्ड की तो उन्होंने ज़्यादा कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया।
ये सारी इन चीज़ों की वजह से आई। हमने ये भी देखा कि जो पॉलिटिकल स्फीयर है उसमें न्यू न्यू आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हुए। जीन जेकर रोसो ने स्पिरिट ऑफ फ्री विल, मतलब कि इंसान एक आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो चेन्स में बंधा हुआ है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, उस दौर में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जहाँ पे जो किंग था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करता था। उसने बात की कि जो पावर थी वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में डिवाइड की जाए, जो अभी हम डेमोक्रेसी में देखते हैं वो उस वक्त उसने बात की। ये सारी चीज़ें रेनेसांस की वजह से हुई। हमने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को देखा, अब इन्हीं वोल्टेयर ने अपनी थ्योरीज दी। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने आगे देखा कि 18th और 19th सेंचुरी में किस तरीके से रिवॉल्यूशंस आई। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। हमने ये देखा कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में एक तरीके से रिवॉल्यूशन आना स्टार्ट हुई। 1848 में की फेमस रिवॉल्यूशंस जो हमने सेंट्रल यूरोप में देखी, जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सारी चीज़ें किससे हो पाई? रेनेसांस की वजह से। जब उन्होंने डार्क एज से निकले और हर चीज़ पे रीज़न लगाना स्टार्ट किया, उन्होंने हर चीज़ के पीछे ये चीज़ दरियाफ्त करने की कोशिश की दैट कि ये चीज़ क्यों होती है। इसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से वो उनकी जो डार्क एज है वो ख़त्म हुई, वो ट्रांजिशन फेज से निकले जिसे हम रेनेसांस कह रहे हैं। वो एज ऑफ एनलाइटमेंट उन्होंने हासिल की, वो एक मॉडर्निटी की तरफ गए इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो सिंपली हमने ये देखा दैट कि किस तरीके से रेनेसांस की मदद से जो यूरोप था उसका राइज देखने को मिला। किस तरीके से यूरोप ने अपने डार्क एजेस से मॉडर्निटी अपनाई, किस तरीके से उसने ट्रांजिशन पीरियड्स में वो राइज हुआ, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ का राइज हुआ जिसमें हमने एज ऑफ एनलाइटमेंट को देखा, हमने देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आए और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस भी आए। ये सब रेनेसांस के ब्रेन चाइल्ड ही थे कि जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। अगर देखा जाए जिस तरीके से रेनेसांस यहाँ पे आई उसका इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप पे नहीं हुआ, दुनिया भर में हुआ। अमेरिका की डिस्कवरी भी हुई। हमने ये भी देखा है कि जो हम इंडिया था, चाइना था, उसकी कॉलोनाइजेशन भी स्टार्ट हो गई 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हुई। जब आप हर चीज़ के पीछे पीछे लॉजिक देखेंगे, रीज़न की तलाश करेंगे, वो कौमें जो लॉजिक, रीज़न वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं रादर देन सुपरस्टिशंस एंड मिस्टिसिज्म, उन्हीं कौमों की तरक्की होती है, उन्हीं नेशंस की तरक्की होती है। और वो कौमें जो सिर्फ सुपरस्टिशंस, मिस्टिसिज्म इन पे यकीन रखती हैं और वो जो भी अपोजिट बात करता है उसे प्रेज़ करने की जगह उसे क्रूसिफाई करती हैं, उनका डाउनफॉल देखने को मिलता है। और ये आज अपनी मुस्लिम सोसाइटी हो गई या वो सोसाइटी जो बैकवर्ड है, उन्होंने ये चीज़ों की कमी है। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वो अपोजिट आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो अब एक तरीके से जो लॉजिक है, रीज़न है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो कौमें जो एक्सेप्ट कर रही हैं वो रूज पर जा रही हैं। तो एट द एंड दिस वाज़ ऑल अबाउट रेनेसांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।